स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सत्रीय परीक्षा 2 की प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-2022 हिंदी के बारे में, जो कि 12वीं का है। और अंक योजना इसमें निर्धारित करेंगे। समय होगा 2 घंटे और पूर्णांक है इसमें 40। सामान्य निर्देश इसमें ये तय रखे हैं कि अंक योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। यदि परीक्षार्थी इन संकेत बिंदुओं से भिन्न किंतु उपयुक्त उत्तर दें तो उसके अंक उसे मिलेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड तुम्हें आंसर देने हैं। हिंदी के बारे में है। पहला प्रश्न है, किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। जिसमें देखो 5 अंक का होगा वो, तो जो आप भूमिका बनाओगे, भूमिका के आपको 1 अंक मिलेंगे। विषय वस्तु, जो आप उसके अंदर कंटेंट पूरा लिखोगे भूमिका के बाद, विषय वस्तु के 3 अंक। और जो भाषा उसमें यूज़ करोगे, अच्छी भाषा, लय युक्त, उसके 1 अंक, तो 5 अंक का हो गया। प्रश्न 2 है, 2 में से किसी एक विषय पर पत्र लिखें। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द, 5 अंक। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, 1 अंक। शुरुआत मतलब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, उसमें 1 अंक दिए गए। विषय वस्तु 3 अंक की दी गई है, भाषा 1 अंक। इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न है तीसरा, शब्द सीमा लगभग 50 शब्द में। कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करके ही कहानी को आगे बढ़ाता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करके कहानीकार कहानी को आगे बढ़ाता है। हर पात्र का अपना स्वभाव होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की अपनी स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियां होती हैं। इन्हें ध्यान में रखकर ही कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। चरित्र चित्रण का सरल तरीके से यह है कि लेखक पात्रों की विशेषताओं का बखान स्वयं करता है। जैसे श्री अनंतराम शर्मा बहुत परोपकारी व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इलाके के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। तो ये थी, इस तरह से आपको चरित्र चित्रण करना है। पात्रों के काम के द्वारा भी उनका चरित्र चित्रण स्वयं भी हो सकता है। उनके स्वभाव और स्वरूप का वर्णन किया जाता है। दूसरे पात्र के माध्यम से भी कई बार कहानीकार किसी अन्य पात्र का चरित्र चित्रण करवाता है। अथवा में है, नाटक हिंदी साहित्य की एक विधा है। यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित होता है। नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप से किया जाता है। नाटक और कहानी में अंतर क्या है? कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है और नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, श्रोता, दर्शक तथा अन्य लोगों से जुड़ा होता है। कहानी को पढ़ा या सुना भी जा सकता है, जबकि नाटक को देखा जाता है, इस मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय, संगीत आदि का समावेश होता है। आगे देखें, ख है, समय का बंधन नाटक की रचना प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव डालता है। इसलिए यह निश्चित किया जाता है कि नाटक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है, भले ही वह भूतकाल या भविष्यकाल की रचनाओं पर आधारित हो। काल चाहे कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, उपन्यास या कविता को पढ़ते या सुनते हुए हम बीच में रुक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा करना संभव नहीं है। नाटककार को इस बात का ध्यान भी रखना होता है कि दर्शक कितनी देर तथा किसी घटना को घटित होते हुए देख सकते हैं। नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। यह समय का बंधन कहलाता है। आगे देखें, अथवा में कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है।
कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कवन 10 से 15 पृष्ठों की कहानी है, पर उसका कथानक 10 से 15 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। इस आधार पर किया जा सकता है कि कथानक यानी कि जो प्लॉट है कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। यह लगभग उसी प्रकार का होता है जैसे मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। कभी कभी कहानीकार के हाथों में कथानक एक सूत्र आ जाता है, फिर यह उसे विस्तार देने में जुट जाता है। यह विस्तार कल्पना के आधार पर भी किया जा सकता है। प्राय कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक में इसके तत्व भी रहते हैं। इनमें से कहानी रोचक बनी रहती है। कथानक की पूर्णता की शर्त भी यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। प्रश्न 4 की बात करें। ऐसा माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य लेखन में अंतर है। पत्रकारीय लेखन अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला लेखन है। इसके विपरीत साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। कविता, कहानी, उपन्यास साहित्यिक लेखन है। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल, सहज और रोचक होती है। आगे देखें। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की शैली को उल्टा पिरामिड शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाएं, मुद्दे और समस्या का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। आगे देखें। विचारपरक लेखन एक प्रमुख रूप से स्तंभ लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने का स्तंभ लेखन को पूरी छूट होती है। आगे प्रश्नों की बात करें। प्रश्न 5 किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। भाव सौंदर्य की बात करें तो इस चौपाई में तुलसीदास जी ने भरत की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। जब वह मुनि वशिष्ठ के अनुरोध पर अपने मन की बात कहने के लिए श्री राम के सामने खड़े होते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है। इससे भरत की भावुकता का ज्ञान होता है। उनकी आंखों में से आंसुओं की धारा बह निकलती है। उनके मुंह से बोल निकलते बड़े कठिन प्रतीत हो रहे थे, फिर भी वह बोलते हैं कि इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। मुनि वशिष्ठ ने पहले से ही कह दिया है कि श्री राम के स्नेह और प्रेम के कारण वह भाव विभोर हो जाते हैं। शिल्प सौंदर्य की बात करें। नीरज नयन ने और मोर मुनिनाथ में अनुप्रास अलंकार है। नीरज नयन ने जल में रूपक अलंकार है। अवधी भाषा का प्रयोग है। चौपाई छंद है। तो आपको शिल्प सौंदर्य भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए। ख इन पंक्तियों में विद्यापति प्रेम में अतृप्ति के बारे में बताते हैं। सखी द्वारा प्रेम का अनुभव पूछने पर
नायिका सखी को बताती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती चली आ रही हूँ, परंतु अभी भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। प्रीतम के मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कभी सुना ही ना हो। रूप और वाणी का चिर नवीनता मुझे अतृप्त बनाए रखती है। निष्कर्ष यह है कि सच्चे प्रेम में अतृप्ति बनी रहती है। आगे है ग मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य रचना पद्मावत से 12 मासा के अंश में नायिका पर अगहन मास और फागुन मास के प्रभाव का वर्णन है। इन मासों में नागमती की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगहन में नायिका नागमती विराग्नि में चलती है तथा भंवरे और काक के समक्ष अपनी दशा का उल्लेख करती है। पूस मास में नायिका शीत के कारण कांपती प्रतीत होती है। शीत उसके शरीर को कांपता है तो विरह उसके हृदय को। इसमें चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। माघ महीने में जाड़े से हुई नागमती की विरह दशा का मार्मिक वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बढ़ना नायिका के विरह को बढ़ा देता है। फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा देते हैं। सभी फाग खेलने में मस्त हैं और नायिका विरह ताप के कारण संतप्त है। आगे प्रश्न 6 है, छात्र छात्राओं द्वारा किन्हीं दो कविताओं में प्रयुक्त विभिन्न अलंकारों का वर्णन किए जाने पर तथा महत्व दर्शाने पर अंक प्रदान करें। ख है, सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में दुख का कारण बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम उन चीज़ों को देखकर उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं, उनसे जुड़ी व्यक्तियों का स्मरण हो जाता है। यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर भाव विभोर हो उठी थी। वह राम के शीघ्र लौटने की कामना करने लगती है। आगे है प्रश्न 7वां, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ यात्रा वृतांत शैली में रचित है। जहाँ अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। छात्र छात्राएं जहाँ कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे क्या वह दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि का चयन कर सकते हैं। तर्क सहित उपयुक्त शीर्षक देने पर अंक प्रदान करते हैं। ख है, छात्र छात्राएं शेर, पहचान, चार हाथ और साझा असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से जिसे सर्वाधिक प्रभावी मानते हैं उसके विषय में बताते हुए कारण सहित अपने विचार स्पष्ट करेंगे। शेर लघु कथा में शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। यह सत्ता तभी खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। पहचान लघु कथा में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है जो बिना कुछ बोले और देखे आज्ञा का पालन करती है। चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की जमीन और उत्पाद पर होने की दशा को दर्शाया गया है। छात्र छात्राएं दूसरा देवदास कहानी के मुख्य पात्रों और संभव में से किसी एक पात्र के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए उनकी मन स्थिति का वर्णन करेंगे। प्रश्न 8 है, किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-40 शब्द में लिखें। व्यापार यहाँ भी था के माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया है। बाहर तो व्यापार चल ही रहा था, मनसा देवी के मंदिर के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मनोकामना पूर्ति के लिए लाल पीले धागे बिक रहे थे। अगला है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में लेखक ने इस बात की पूरी तरह से स्पष्ट किया है। औद्योगिकरण के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई, उन्हें उजाड़ा गया, वहाँ के परिवेश को नष्ट कर दिया गया जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। नए उद्योगों के स्थापित होने से तथा उनसे निकलने वाले कचरे व अन्य पदार्थों के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा खतरा उत्पन्न हो रहा है। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। लेखक विश्वनाथ ने माँ और बतख को ममता के आधार पर समान दिखाया है।
बतख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बतखें अपने अंडों को सेती हैं, अपने पंख फुलाए उन्हें दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखती हैं। बतख बहुत कोमलता और सतर्कता से कार्य करती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की देखभाल करती है। माँ भी बतख की तरह अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लेती है। दोनों को अपने बच्चों के साथ लगाव होता है, इसलिए दोनों की तुलना लेखक विश्वनाथ ने की है। लेखक मालवा का उदाहरण देते हुए औद्योगिक विकास को उजाड़ की उपसभ्यता मान रहे हैं। लेखक को लगता है कि हम एक गलत फहमी का शिकार हैं। यह वास्तव में विकास न होकर हमें उजाड़ की ओर ले जा रही है। यह उपसभ्यता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपनाई जा रही सभ्यता हमें उजाड़ कर मानव जाति और प्रकृति दोनों का विनाश करने पर तुली है। इस सभ्यता ने पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया है और मौसम चक्र को बिगाड़ दिया है। शरद में ही हर श्रृंगार फूलता है। पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी, तो खड़ी बोली हुई गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरड़ देना है तो संक्रमक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। शरद में हर श्रृंगार का खिलना, गांव की बोली व अन्य वनस्पतियों का वर्णन लेखक विश्वनाथ द्वारा अपनी आत्मकथा बिस्कोहर की माटी के माध्यम से किया गया है। इस पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, और पात्र विश्वनाथ, जो स्वयं लेखक विश्वनाथ है। गर्मी, वर्षा एवं शरद ऋतु में गांव में होने वाली परेशानियों का वर्णन भी लेखक ने किया है। पूरी रचना में लेखक ने अपने अनुभव और देखे गए प्राकृतिक सौंदर्य की प्रस्तुति की गई है। अब जो हमने आंसर बोले हैं उसमें से मैं प्रश्न दिखाता हूँ कि कौन से प्रश्न में से हमने बोले हैं। देखिए, ये वो प्रश्न पत्र था जिसके उत्तर की हमने अभी चर्चा करी। बारिश की वह सुबह, मेरे बगीचे में खिला गुलाब, विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। दूसरा है, आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 120 शब्दों में लिखे। आगे अथवा में आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मुकेश बदरप्पा है। अगर नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने क्षेत्र में पार्क के समुचित विकास के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखे। तीसरा प्रश्न है, कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है? नाटक क्या होता है? ये कहानी से किस प्रकार भिन्न है? ख है, समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन की औचित्य स्थापित कीजिए। अथवा कहानी का कथानक क्या होता है? प्रश्न 4 है, क माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार दें। अथवा में पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है? बीट रिपोर्टिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? स्तंभ लेखन क्या है? प्रश्न 5वां है, काव्य सौंदर्य बताना है। और प्रश्न 6 है, क अपने द्वारा इस सत्र में पढ़ी किन्हीं 2 कविताओं में प्रयुक्त अलंकार का महत्व बताइए। ख है, वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुओं भी दुख देने लगती है। गीतावली में संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। प्रश्न 7 है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा उसे चुनने के लिए अपने तर्क दें। असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपके सर्वाधिक प्रभावित करती है? पारो और संभव में से आप किसके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और क्यों? अगला है 8वां, व्यापार वहाँ यहाँ भी था। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट करें। औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है? जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। प्रश्न 9, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? ख, 56 के काल ने देश भर के हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग ने प्यासे मरे न भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी अपनी नदी नाले तालाब संभाल कर रखे तो दुष्काल का साल मज़े में निकल जाता है। अगला है, लेखक क्यों लगता है कि जिस समय विकास का औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की उप सभ्यता है?
तो इस प्रकार के प्रश्न थे जो हमने आपसे चर्चा करी। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।